हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कौन से डेप्रिसिएशन रेट्स एप्लीकेबल है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनसे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर अकाउंटिंग में गलत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया तो आपका प्रॉफिट भी गलत दिखेगा और टैक्स भी। डोंट वरी, इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सब कुछ, लेटेस्ट एप्लीकेबल रेट्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज विद एग्जाम्पल्स। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। डेप्रिसिएशन क्लेम करना है ये तो हमको पता है, लेकिन डेप्रिसिएशन की कुछ कंडीशंस होती है जो फुलफिल करने पर ही आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। ये कंडीशंस है, नंबर 1, ओनरशिप जरूरी है। असेट आपके नाम पर होना चाहिए। अगर आप पार्ट ओनर है तो उस पार्ट पर अवेलेबल डेप्रिसिएशन ही आपको मिलेगा। नंबर 2, बिजनेस यूज रिक्वायर्ड। असेट जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए, पर्सनली नहीं। पर अगर कोई असेट ऐसा है जो प्रोपोर्शनली बिजनेस और प्रोपोर्शनली पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है तो आपको बिजनेस के प्रपोर्शन वाले पार्ट पर ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेक्शन 38 के अंडर इनकम टैक्स ऑफिसर ये प्रपोर्शन डिसाइड कर सकता है। तीसरा, लैंड एंड गुडविल पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। लैंड एंड गुडविल पर कोई डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनकी वैल्यू टाइम के साथ में कम नहीं होती है। नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2002-3। असेसमेंट ईयर 2002-3 से डेप्रिसिएशन मैंडेटरी हो गया है। मतलब चाहे आपने आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिखाया है या नहीं, ये माना जाएगा कि डेप्रिसिएशन लिया गया है एंड असेट की WDV अकॉर्डिंगली रिड्यूस होती रहेगी। नंबर 5, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर आप इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं जैसे सेक्शन 44AD या फिर 44ADA, तो ये माना जाएगा कि आपकी बुक्स में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है, आप अलग से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एंड नंबर 6, कंपनीज एक्ट वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया है आपने, उसका इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और वो डेप्रिसिएशन ही आप आपके इनकम टैक्स के प्रॉफिट में से लेस कर सकते हैं। इस तरह से जो आपने कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो आपके प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाता है एंड इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट में से रिड्यूस हो जाता है एंड इवेंचुअली आपका प्रॉफिट रिकैलकुलेट होता है। ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जो है वो WDV मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है और ये एक सिंगल असेट पर नहीं कैलकुलेट होता, ये ब्लॉक ऑफ असेट पर कैलकुलेट होता है। अब ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है? तो ब्लॉक ऑफ असेट मतलब एक ग्रुप ऑफ असेट जहां पर एक टाइप के असेट्स जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये ग्रुप दो तरह से हो सकते हैं। पहला है टेंजिबल असेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर, एंड दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स जैसे नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क या कोई और बिजनेस या कमर्शियल राइट्स जो सिमिलर नेचर के हो। हर ब्लॉक को उसके असेट की यूजफुल लाइफ, नेचर और उसके सिमिलर यूजेज के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे असेट्स जिन पर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है उन्हें सेम ब्लॉक में रखा जाता है। एक बार जब असेट ब्लॉक में आ जाता है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ असेट पर लगता है, ना कि इंडिविजुअल असेट पर। इस तरह से अकाउंटिंग और टैक्सेशन दोनों इजी हो जाते हैं। तो शॉर्ट में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन इनकम टैक्स में असेट वाइज नहीं बल्कि ब्लॉक वाइज होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं जो असेट वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रिसिएशन रेट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुछ कॉमनली यूज असेट पर डेप्रिसिएशन के रेट्स इस तरह से है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन का रेट होता है 10%। वहीं बिल्डिंग्स अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन का रेट है 5%। बोर्डिंग और हॉस्टल्स के लिए अगर बिल्डिंग यूज हो रही है तो डेप्रिसिएशन का रेट हुआ 10%। वहीं अगर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन का रेट हुआ 40%। वहीं अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 15% से लेके 40% तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ असेट। वहीं अगर इंटेंजिबल असेट्स की बात की जाए जैसे पेटेंट, फ्रेंचाइजीज, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, तो इन पर डेप्रिसिएशन का रेट है 25%। तो ये थे डेप्रिसिएशन रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज पर इनकम टैक्स एक्ट फॉर सम कॉमनली यूज्ड असेट्स।
जिस तरह से डेप्रिसिएशन के अलग अलग रेट्स होते हैं, उसी तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की भी अलग अलग मेथड्स होती है। एसेट के टाइप, इंडस्ट्री, यूजेज और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में कौन से डेप्रिसिएशन के मेथड्स यूज कर रहे हैं। उसी तरह से कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट भी कुछ डेप्रिसिएशन मेथड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है WDV मेथड और SLM मेथड। वहीं इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए तो ये जनरली WDV मेथड ही प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए ये SLM मेथड भी अलाउ करता है। तो बेसिकली आपका असेट और बिजनेस टाइप डिसाइड करेगा कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है। वैसे तो बिजनेस टाइप और असेट टाइप डिसाइड करता है कि आपके ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड और कौन सा रेट एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे कॉमनली यूज्ड डेप्रिसिएशन मेथड का एग्जांपल देखेंगे, जो है WDV मेथड यूज्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। तो फॉर एग्जांपल हमने एक कंप्यूटर परचेज किया ऑफ ₹1,00,000, जिस पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली हमारा डेप्रिसिएशन का रेट होगा 40% से। तो हमारा जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर में डेप्रिसिएशन होगा 1,00,000 इंटू 40%, दैट इज 40,000। एंड उसकी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर होगी 1,00,000 माइनस 40,000, दैट इज 60,000। अब नेक्स्ट ईयर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1,00,000 पर नहीं 60,000 पर लगेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू यानी ₹60,000 पर लगेगा। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 60,000 इंटू 40%, दैट इज 24,000। और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर की रिड्यूस्ड बुक वैल्यू होगी 60,000 माइनस 24,000, दैट इज 36,000। तो इस तरह से WDV मेथड में हर साल रिड्यूस्ड बुक वैल्यू पर एक स्पेसिफिक परसेंटेज पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन मेथड सिलेक्ट करके उसका कैलकुलेशन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन का प्रॉपर अकाउंटिंग करना जरूरी है बुक्स में। तो अब हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री बुक्स में कैसे पोस्ट करनी है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट होता है, एंड ये आपका प्रॉफिट कम करता है। डेप्रिसिएशन जहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ाता है वहीं ये एसेट की बुक वैल्यू कम करता है। और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से इसका एक इम्पैक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वहीं इसका दूसरा इम्पैक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड यानी फिक्स्ड एसेट्स में। तो इसकी बुक एंट्री जनरली कुछ इस तरह से होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टेड फिक्स्ड एसेट अकाउंट। मतलब एक इफेक्ट इसका जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि P&L का पार्ट है वहां पर, और दूसरा इम्पैक्ट इसका जाएगा फिक्स्ड एसेट्स जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है वहां पर। इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं हमारी बुक्स में हमारे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम असेट रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हम वाउचर बुक्स में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, क्रिएट न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारा रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और डेट क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर हमारा असेट क्रिएट करेंगे। सपोज हम हमारे एग्जाम्पल में हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो हम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे। 1,00,000 का हमारा कंप्यूटर था 1,00,000 में, और क्रेडिट करेंगे हम बैंक। तो इस तरह से इजीली हम हमारा असेट क्रिएट करेंगे। हमने हमारा असेट क्रिएट कर लिया है कंप्यूटर 1,00,000 रुपीज। अब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे जो हमने कैलकुलेट की थी 1,00,000 पे 40% यानी कि 40,000। तो यहाँ पर हम हमारा रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, डेबिट करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि है 40,000, और क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो कि है हमारा कंप्यूटर। मतलब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उससे हमारे असेट की बुक वैल्यू यानी हमारे कंप्यूटर की वैल्यू 40,000 से कम हो गई, और इसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने हमारे डेप्रिसिएशन की एंट्री करी। अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे हमारी बुक्स में। तो हम डैशबोर्ड में जाएंगे, अकाउंटिंग में जाके हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम हमारा पीरियड सिलेक्ट करेंगे। हमारा करंट पीरियड हमने दिस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है, तो 25-26 आ गया है।
यहाँ पर हम एक्सपेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री की है 40,000 वो हमें यहाँ पर दिख रही है। उसी तरह से हम हमारे असेट पर इम्पैक्ट देखेंगे। तो हम डैशबोर्ड में जाके अकाउंटिंग में जाके बैलेंस शीट पर जाएंगे। असेट साइड में हम फिक्स असेट्स में जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ पे हम कंप्यूटर पे हमारा इम्पैक्ट देखेंगे। 1,00,000 का हमने बुक किया माइनस 40,000। तो इस तरह से हमारा असेट सही तरह से रिकॉर्ड हो गया है। तो इस तरह से हम हमारे बुक्स में एंट्री करेंगे हमारे असेट की और डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले हमने असेट क्रिएट किया 1,00,000 रुपए का, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया 40,000 रुपीज़ का। तो जो हमारी नेट बुक वैल्यू पर इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज़ का। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो डेप्रिसिएशन को समझना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सही डेप्रिसिएशन रेट पर सही डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना एंड उसकी बुक्स में एंट्री पोस्ट करना। सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से हम असेट की करेक्ट बुक वैल्यू तो असर्ट कर ही सकते हैं, साथ ही हमारे करेक्ट प्रॉफिट का असर्शन भी होता है। तो ये था हमारा डिस्कशन करंट डेप्रिसिएशन रेट्स पर। हमने देखी डेप्रिसिएशन मेथड्स, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है और बुक्स में सही एंट्रीज कैसे पोस्ट करना है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।